राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो मुझसे माफी मांग ले, उसको मेरे सामने मजबूर होना चाहिए। आइए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और देखो, वार वैसी होनी चाहिए, तुम लोग को पढ़ाई में वैसा ही चाहिए कि बस एक बार हो लेकिन भरपूर हो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम पढ़ाई करते जा रहे हो, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं। वार एक करो लेकिन भरपूर करो। सामने वाले सिर्फ तुमसे माफी ना मांगे, तुम्हारे सामने घुटना टेके। इतिहास वही है, इतिहास वही है कि जब ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया और जो फैला, तो सारे पुर्तगाली हो, डच हो, डेनिश हो, फ्रांसीसी हो, सारे नतमस्तक करने लगे उसके सामने। क्यों करने लगे? क्योंकि पानी पे उसी का कंट्रोल था, उससे बड़ा कोई नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो मैंने तुमको पिछली क्लास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाया था, कैसे भारत में आको विस्तार करते हैं। आज हम उसी कड़ी में अगली कंपनी के बारे में देखने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है डेनिश कंपनी। देखो अभी तक मैंने तुमको पढ़ा दिया, अभी तक मैंने तुमको बताया है कि भारत में पहले पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली के बाद कौन है? पुर्तगाली हैं, फिर डच, फिर ब्रिटिश। अब 3 कंपनी भारत में आ चुके हैं ऑलरेडी, पहले से 3 कंपनी भारत में पहले से आ चुके हैं। इसके बाद जिस कंपनी के भारत में आगमन था उसको कहते हैं डेनिश कंपनी। उसको क्या कहते हैं हम? डेनिश। उसको क्या कहते हैं? वो डेनिश कंपनी था, इसको कहते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डेनिश कंपनी है, इस 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। डेनिश कंपनी की स्थापना कब होता है? 1616 ईस्वी में इसकी डेनिश कंपनी की स्थापना होता है। यह कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है, भारत में व्यापार करने के लिए आती है। देखो हम समझेंगे, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आता है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, देखो जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में व्यापार करने के लिए आता है, तो इसका क्या मकसद था? देखो तुम अगर व्यापारिक मन से जा रहे हो, मैंने तुमको बताया था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसको पहले क्या था? हमको व्यापार करना है, सालों तक यहाँ पे आकर व्यापार की। जो डेनिश आए थे, डेनिश जो कंपनी थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको इतना, डेनिश कहाँ की कंपनी? डेनमार्क की कंपनी है। डेनिश कहाँ के है? डेनमार्क की कंपनी है। देखो इतना ध्यान रखना, डेनिश जो है डेनमार्क की कंपनी है। डेनमार्क कहाँ है? यूरोप में है। जो डेनिश लोग आए, डेनिश लोग, इनका क्या था कि भारत में हमको जल्द से जल्द व्यापार भी करना है और ईसाईकरण भी करना है। इस कंपनी का विलुप्त होने का, इस कंपनी को भारत में स्थिति मजबूत नहीं होने का एक कारण है कि भारत में क्या चाहते थे? ईसाईकरण चाहते थे। ईसाईकरण, जितने भी क्रिश्चियनिस्ट लोग हैं अपने देश को, यूरोप में जो ईसाईकरण है, तो भारत में लाकर ईसाई धर्म को प्रसारित करना चाहते थे। इनका था कि हमको व्यापार हो या ना हो, हम 2 रुपये कमाएं या ना कमाएं, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको क्या चाहिए? ईसाईकरण। भारत में ईसाईकरण हो, भारत में ईसाई धर्म का प्रसार डेनिश चाहते थे। इनका वही मकसद था। लेकिन अब देखो ईसाईकरण है, अब तुम मान लो कि तुम भारत में रहते हो, आज तुमको पाकिस्तान जाकर, वो कुत्ता पाकिस्तान जाकर, तुमको उस कुत्ते के घर जाकर मान लो तुमको हिंदू धर्म का प्रसार करना है। अगर तुम जाओगे तो कहोगे कि नहीं पाकिस्तान, आज हम आए हैं, तुम्हारे यहाँ आए हैं, तुम्हारे घर में आकर हम मुस्लिम धर्म के लोगों को हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए आए हैं, तो तुमको क्या लगता है कि तुम पाकिस्तान तुमको अंदर जाने देगा? या मान लो अगर पाकिस्तान का कोई मुस्लिम है, पाकिस्तान को तो ऐसे ही भारत में घुसने नहीं देते, उसको छोड़ो, पाकिस्तान छोड़ो, मान लो बांग्लादेश से स्थिति काफी हम लोग को बढ़िया थी, वहां पे इस्लाम है। अगर बांग्लादेश से कोई आता है अब बोलता है कि नहीं हम भारत में आ रहे हैं, स्पेशली आ रहे हैं, किस लिए? तो तुम्हारे धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों को हम बदलने के लिए आ रहे हैं, तो तुम अंदर आने दोगे? पहले लात मार के भगा नहीं दोगे? वही हाल था। जो कंपनी थी डेनिश कंपनी, इनका मेन मकसद था कि भारत में जाकर ईसाई धर्म को फैलाना है। बहाना क्या था? हम कंपनी आ रहे हैं, हम व्यापार करने आ रहे हैं। लेकिन कंपनी के नाम पे आया था, लेकिन इसका मेन मुद्दा नहीं था। 1616 ईस्वी में कंपनी की स्थापना तो हुई, डेनमार्क की कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद यही था कि हमको व्यापार नहीं करना है, हमको ईसाईकरण करना है। और कंपनी के स्थापना के साथ भारत में आई, लेकिन यह कंपनी डेनमार्क की राजकीय संरक्षण में थी। भाई राजा था, राजा ही तो चाहता था कि जाकर वहां पर कंपनी, इनको पैसा नहीं, खुद राजा हैं, खुद लाखों की संपत्ति है, इनको ज्यादा पैसा नहीं कमाना है। जैसे भारत में पुर्तगाल आए थे, पैसा के लिए आए थे, डच है पैसा के लिए है, ब्रिटिश है पैसे के लिए है। अरे कंपनी पैसा के लिए, देखो तुम पैसे के लिए नहीं, तुम एक माइंडसेट से आते हो, तुम्हारा बर्बादी तय है, तुम धर्म परिवर्तित करने के लिए आए हो। तुमको लगता है कि तुम हमारा धर्म बदल दोगे। भारत में इस्लाम, हम मुगल काल से 500 साल, लगभग 500 साल का, मगर मुगल काल को देखे हैं लगभग 1000 ईस्वी से लेकर लगभग 1526, 1000 ईस्वी से लेकर
जब पृथ्वीराज चौहान 1193 का युद्ध होता है, उससे पहले भारत में 1192-93 का युद्ध होता है, उससे पहले भारत में हिंदू धर्म था, सनातन की प्रभाव थी, राजा भी हिंदू, राजा पृथ्वीराज चौहान। देखो उसके बाद से इस्लाम का आगमन हुआ और लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रसार से पहले लगभग मानते हैं 1700 लगभग 500-600 साल का मुगल काल था। अब मुगल काल ने भारत को, भारतीय संस्कृति को इस्लामिक नहीं कर पाया। तो तुमको क्या लगता है कि तुम ब्रिटिश से आकर तुम भारत को इस्लामिक क्रिश्चियन बना दोगे? तुम्हारे बस की बात है? अरे सनातन हमारे कल्चर है, हमारा धर्म है, हमारा सब कुछ, हमारी संस्कृति है। आ जाओ इंडोनेशिया में, जाओगे वहां पे, इंडोनेशिया में जाओगे, वहां पे मुस्लिम देश होते हुए भी सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की इंडोनेशिया में, वहां का मुस्लिम देश होते हुए वहां भी रामायण होता है, वहां महाभारत की कल्चर होता है, वहां पे रामायण की कथाएं होती है, महाभारत होती है। ये क्या है? हमारा सनातन क्या है? कल्चर है, हमारा पार्ट है। सारे के सारे लोग सनातनी है। ध्यान रखना, क्रिश्चियन डेनिश कंपनी आई थी, इनका व्यापार करने का मकसद नहीं था, व्यापार की होड़ नहीं थी, इनका था हमको भारत में जाकर भारत के लोगों को बदलना है। हालांकि कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया डच कंपनी की तुलना बहुत छोटी थी, ये कंपनी कोई बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी कंपनी थी। इनका मेन मकसद था छोटी कंपनी बनाओ, कैसे करके भारत में घुसो, इनका यही टारगेट था। इस टारगेट लेके आए थे, लेकिन मेन था ईसाई मिशनरियों के माध्यम से अपना व्यापार करना, व्यापार करने के साथ साथ धर्म के प्रसार करना। लेकिन व्यापार में इनका मुख्य फोकस व्यापार पे नहीं था, इनका मुख्य फोकस क्या था? मुख्य फोकस था कि हमको भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना। लेकिन ध्यान रखो, अगर तुम व्यापार करने आए हो, अब व्यापार करने आए हो तो तुम्हारे भारत के जो राजा है, भारत के जो शासक है, वो तो तुमको खोजेंगे। आगे तुम व्यापार करने हो तो तुम्हारी कोठी कहाँ है? तुम्हारा कोठी का मतलब है तुम्हारा फैक्ट्री कहाँ है, तुम्हारा कारखाना क्या है, तुम कहाँ रहकर काम करते हो, ये तो खोजना तो लाजमी है। तो वहीं इनको झूठ मूठ कर एक तो कारखाना स्थापित करना पड़ा। मेन टारगेट नहीं था, मेन टारगेट देखो 1600 ईस्वी में कंपनी का स्थापना होता है, लेकिन जस्ट 1620 ईस्वी के बाद है, तमिलनाडु के पूर्वी तट ट्रांकोबर में इन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया। और भारत में डेनिश कंपनी की पहली कंपनी भारत में बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो डेनिश कंपनी की पहली कारखाना था, डेनिश कंपनी की पहली कारखाना भारत में स्थापित होती है। कब? 1620 ईस्वी में। इसके बाद इसने क्या किया? देखो इनका मेन टारगेट क्या था कि हमको, देखो टारगेट वही है, डेनिश कंपनी को तुम पढ़ोगे तो ध्यान रखना, धर्म परिवर्तन। ये चला गया पश्चिम बंगाल। एक पश्चिम बंगाल में जगह है कोलकाता में, सेरामपुर, मुख्य व्यापारिक बस्ती स्थापित की। इनका बस्ती स्थापित करना मेन मकसद नहीं था। पश्चिम बंगाल में जाकर यहाँ पे क्या करते? सेरामपुर में यहाँ पे करते थे कि इन्होंने जो इनका बाइबल है उसको विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट करते थे। वहां पे व्यापार तो एक बस नौटंकी सा दिखावा था कि हम कलकत्ता में व्यापार कर रहे हैं, व्यापार नहीं। वहां पे एक बस्ती बसाए थे इन्होंने, सेरामपुर में मुख्य व्यापारिक केंद्र खोला। वहां पे क्या किया? इनका व्यापार नहीं होता था, वहां पे होता था बाइबल को, अपने ग्रंथ के किताब को विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट करके लोगों को बताना कि ईसाई धर्म ऐसा है। सिर्फ इसी के काम करते थे। व्यापार इनका झूठ मूठ का कंपनी था। लेकिन 1854, लेकिन तब भी देखो इन्होंने आए कब? ये ससुरा सब आया सब 1620 में, 1620 में आया। और लगभग कितने साल? 1620 से लेकर 1854 ईस्वी, 1620 से 1854, अगर तुम बात करते हो लगभग अगर बात करते हो लगभग 200 साल से ज्यादा समय, 200 साल से ज्यादा समय तक तो भारत में रहे, 200 साल से ज्यादा समय तो भारत में है। 1854 ईस्वी में इनको समझ में आ गया, 1854 ईस्वी में इनको आते समझ में आ गया कि हम भारत में ईसाईकरण नहीं कर पाएंगे। इन्होंने हाथ जोड़ा, विदाई ले ली। डेनिश कंपनी अपनी जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति क्या की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। 1854 की बात है। 1854 में ध्यान रखना, 1854 में इन्होंने क्या किया? अपनी सारी संपत्ति 1854 में अपनी सारी संपत्ति क्या किया? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी। कब? 1854 में बेच दिया। कहा कि नहीं अब हमारी बस की बात नहीं है व्यापार करना। इनका मेन मकसद व्यापार नहीं था। 200 साल तक क्यों आए थे? 200 साल तक डेनिश कंपनी रहा कि हम डेनमार्क की कंपनी क्या हम ईसाईकरण करेंगे? कुछ नहीं होगा। देखो 3 कंपनी, पुर्तगीज में तुमको पढ़ा दिया, डच कंपनी पढ़ा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा दिया, डेनिश कंपनी। एक आखिरी कंपनी के बारे में तुमको पढ़ाऊंगा, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। उसके बाद से चारों कंपनी को तुम समझने के बाद तब होलिस्टिक देखना कि उसके बाद से क्या होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर हम लौट के आऊंगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे आऊंगा? क्योंकि यही कंपनी भारत में 200 साल तो गुलाम बना कर रखा हमको, 200 साल उसके हम गुलाम रहे हैं। इस कंपनी को हम छोड़ने वाले नहीं है। हर इतिहास क्यों पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा जो इतिहास में जो गलती कर बैठे हैं वो गलती हम नहीं करेंगे। इतिहास वही है। जो हमारे राजा थे पृथ्वीराज चौहान, गौरी को पराजित किया और गौरी को पराजित करके फिर छोड़ दिया कि पक तुमको हम नहीं मारेंगे, तुम जाओ,
हम तुमको रिहा करते हैं। ये क्या थी, हमारे इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस टाइम गौरी पराजित हुआ होता, ना दिल्ली सल्तनत आता, ना मुगल काल की शुरुआत होती, ना अंग्रेज आते। हम हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र और सनातन की कल्चर अभी तक जीवित रहती बनी हुई थी। इतिहास गवाह है कि मुसलमान तो आए लेकिन कल्चर को नहीं छू सके, हमारे कल्चर को नहीं बदल सके। लेकिन ध्यान रखना तुम, यहाँ देखो, ये जो कंपनी आती है 200 साल तक नाक रगड़ के, दो डेनिश कंपनी 200 साल तक भारत में नाक रगड़ के ईसाईकरण नहीं कर पाती है, फिर कान पकड़ के वापस इसको लौटना पड़ता है। ये थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद से फ्रांसीसी कंपनी आती है। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। ये कंपनी किसी धर्म के लिए नहीं। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी ना, तो इस कंपनी का मेन मकसद धर्म नहीं था। इस कंपनी का मेन मकसद धर्म नहीं था। पहले मेन मकसद होता है व्यापार करना, मेन मकसद होता है व्यापार करना। लेकिन व्यापार, सिर्फ व्यापार करने से ही, व्यापार के साथ साथ इनका साम्राज्यवादी विस्तार जब मन में आया, और साम्राज्य को हम कैसे फैलाएंगे, साम्राज्यवादी विस्तार की जब इच्छा आई, उसके बाद से स्थितियां बदली और इन्होंने कुछ ईसाईकरण की नीति अपनाई। अगर हम बात करते हैं अब आगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बाद में स्थापित हुई। फ्रांस कोई पीछे देश नहीं था, बहुत बड़ा वहां पे यूरोप का एक शक्ति था। अरे वहां पे लुई 13वां, लुई 14वां, अगर मैं तुमको विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा फ्रांस के इतिहास के बारे में, लुई 14वां के बारे में, लुई 13वां के बारे में और लुई 14वां के बारे में। ध्यान रखना, लुई 14वां ही है। फ्रांस कहाँ है? फ्रांस पहले तुमको माइंड में होना चाहिए फ्रांस कहाँ है। चलो तुमको पहले फ्रांस दिखाता हूँ। तुम्हारे माइंड मैप क्लियर होना चाहिए कि अगर तुम फ्रांस नहीं देखोगे, तुमको देश का नॉलेज नहीं होगा, तो तुम कैसे समझ पाओगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तुमको देश का नॉलेज कैसे, देखो मैं इसको जूम करता हूँ। ये हो गया अपना भारत। तुम जब भी मैप देखना, भारत के रिस्पेक्टिव भारत देखना, पहले भारत कहाँ है तुमको पहले समझ में आना चाहिए भारत कहाँ है। अगर तुम भारत को समझोगे, देखिए हमारा इंडिया हो गया, अब इंडिया से चल के आओगे तो यहाँ पे देखो, ये हो गया स्पेन, ये हो गया पुर्तगाल, ठीक है। ऊपर आओगे तो हो गया फ्रांस। ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस, यही फ्रांस देश है। तो जो फ्रांस देश है, मैं फिर इसको जूम करता हूँ, देखो थोड़ा सा तुम लोगों को फ्रेश दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देखना। ये हो गया फ्रांस देश, ये हो गया अपना भारत देश। तो फ्रांसीसी कंपनी भारत में व्यापार करने आ रहे हैं, फ्रांसीसी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए सबसे लास्ट में आ रहे हैं। आखिर इससे पहले फ्रांसीसी कंपनी कहाँ थे? चलो तुमको मैं दिखाता हूँ। इससे पहले फ्रांस की जो कंपनी थी वो क्या कर रही थी, वो कहाँ थी? फ्रांस की कंपनी कहाँ थी इससे पहले फ्रांस की कंपनी को याद नहीं आया कि हमको भारत में चलकर व्यापार करना है? याद आया कि नहीं आया? देखो, फ्रांस की कंपनी को याद आया था, लेकिन फ्रांस की कंपनी कहीं और बिजी थी। कहाँ चल रही थी? जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कंपनी इतना पहले आ चुके थे भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन फ्रांस की कंपनी लेट क्यों पहुंचता है? ये हो गया फ्रांस, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया अपना भारत। अब फ्रांस की कंपनी को आकर भारत व्यापार करना है, लेकिन यहाँ पे एक मेडागास्कर, यूरोप में जाओगे अफ्रीका में एक अफ्रीकी देश है मेडागास्कर, यहाँ पे है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है। तो फ्रांस की कंपनी जब आ रही थी व्यापार करने, तो इसको यहाँ पे खजाना दिख गया। मेडागास्कर के आसपास वो मॉरिशस है, तो यहाँ पे इसको खजाना दिख गया। तो इनका जो व्यापार करने का जो मन था, धन कमाने का, उनको यहीं से पूर्ति होने लगा। कहने का मतलब है कि कंपनी फ्रांस की थी, यहाँ आकर व्यापार कर रही थी। लगभग जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए आई, जब पुर्तगीज कंपनी 1498 के बाद से भारत में व्यापार करने के लिए आई, तब जो ये लोग थे, ये फ्रांसीसी थे, कहाँ व्यापार कर रहे थे? मेडागास्कर में बिजी थे। मेडागास्कर से माल किनो, मेडागास्कर से धन लूटो। लूटपाट यूरोपीय कंपनी का लूटपाट थी। मैं पुर्तगाली कंपनी के बारे में कार्टिज व्यवस्था तुमको पढ़ाया हूँ, कैसे समुद्र में कोई जहाज जा रहा है व्यापार करने, उसको लूट लो। अगर मैं तुमको सुरक्षा चाहिए तो तुम मुझसे परमिशन लो। अरे क्या तुम कहीं के बाप हो तुमसे परमिशन लो? क्यों तुमसे परमिशन लो? लेकिन सारी जो कंपनियां थी विदेश वाली, सारे लूटपाट करने के इनका भी मन था। तो किसको लूट रही थी? अभी मेडागास्कर को लूट रही थी। फिर इस लूटते लूटते ध्यान आया, जा हम तो भारत गए ही नहीं, भौगोलिक खोज हुआ था, रास्ता मिला था। किस लिए? मेन रास्ता का वास्को डिगामा ने खोज किस लिए किया था? पूर्वी देश में जाकर खोज किया। पूर्वी देश जो भारत जैसी देश है, आसपास के देश है, वहां जाकर हमको व्यापार करना था। फिर इनका ध्यान भटका और कहाँ है? भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। एक कंपनी का स्थापना होती है कब? 1664 ईस्वी में। कंपनी जो ब्रिटिश जो फ्रांसिस कंपनी है, जो फ्रांसी। चलो अब फिर हम चलते हैं अपने स्लाइड पे, हम आएंगे, फिर वहाँ देखेंगे। देखो जो फ्रांसिस कंपनी है, फ्रांस का एक राजा था उस टाइम, लुई 14वां। 1664 की बात है। लुई 14वां कहता है कि नहीं, अब तुमको भारत जाना है। अभी तो तुम लोग मेडागास्कर में, अभी तो तुम मेडागास्कर में तुम व्यापार कर रहे थे।
अभी तुम कहा मेडागास्कर में तुम व्यापार कर रहे हैं, अब तुमको कहाँ जाना है? मेडागास्कर। मेडागास्कर से कहाँ जाना है? तो भारत जाना है व्यापार करने के लिए। मेडागास्कर से कहाँ तुमको जाना है? भारत जाना है। तो भारत जाने के लिए फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस के शक्तिशाली शासक लुई 14वां के प्रमुख मंत्री, नाम था कॉलवर्ट, एक मंत्री था, लुई 14वां था, अपने मंत्री कॉलवर्ट से बोला कि जाओ भाई एक कंपनी का स्थापना करो, और ध्यान रखना कंपनी हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए, सरकारी नियंत्रण में। कंपनी ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर है वही मालिक बन जाए, कहे कि नहीं मैं ही मालिक, बिल्कुल नहीं। कंपनी का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। अब इतना बोलने के बाद कंपनी की स्थापना करने का पावर मिलता है, और उसके बाद उसके बाद फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये मैंने तुमको बताया ना, मेडागास्कर में थोड़ा बिजी थी। 1664 ईस्वी में भारत को गंभीर रूप से उन्मुख कंपनी की स्थापना ब्रिटिश और डच प्रतिस्पर्धा का सामना करने के उद्देश्य से, ठीक है। कहने का मतलब उनको पता था पहले से, अगर हम जाएंगे, पहले से उनको पता था हम जाएंगे अगर व्यापार करने, तो हमारे पास भी शक्ति होनी चाहिए। किस प्रकार की शक्ति होनी चाहिए? हमारे पास भी जल शक्ति मतलब नेवी पावर होना चाहिए, क्योंकि समुद्र पर कंट्रोल, इतिहास गवाह है, जिसने समुद्र पर कंट्रोल किया, राज वही किया। आज क्या है? आज चाइना भी पूरा समुद्र पे कंट्रोल करना चाहता है, आज अमेरिका भी पूरा समुद्र पे कंट्रोल करना चाहता है। इनका भी मकसद है कि जैसे कंपनी आकर इन लोगों पर राज की, हमारे ऊपर राज की, वैसे ही हम भी आज समुद्र पर कंट्रोल कर लें, हम भी दुनिया पर राज करें। तो कंपनी तो आ गई भारत में, भारत का आई नहीं है। देखो कंपनी का स्थापना अब भारत में आ गई, दोनों का डेट अलग है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, बच्चे सब कंफ्यूज हो जाता है। बस मान लो कंपनी का स्थापना कब हुई, तो कंपनी का स्थापना अगर 1664 ईस्वी में होता है तो कहाँ होता है भाई? फ्रांस में होता है। कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। कंपनी का स्थापना कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। अभी कंपनी भारत में आई नहीं है, तुम ध्यान रखना। कंपनी भारत में आती है, समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का स्थापना के साथ साथ कंपनी मुंह उठा के भारत में चलिए। कंपनी के भारत में आने में समय लगता है ना। ऐसा नहीं है कि तुम बोल दिए कि कंपनी का स्थापना जस्ट कंपनी उठ के चलिए। धीरे धीरे हर एक काम जो होता है ना तरीका से होता है, हर एक काम तरीका से होता है और धीरे धीरे होता है, ठीक है। तुम हबड़ाओ नहीं, तुम ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझ। देखो 1667 की बात है लगभग। देखो 1664 में कंपनी की स्थापना होती है, और 1664 में कंपनी की क्या स्थापना के बाद 1667 ईस्वी में कंपनी का पहला अभियान भारत आता है। एक सरकार ने फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में सरकार ने अभियान दल को भारत भेजा और कहा कि व्यापार में फ्रांसिस की औपचारिक उपस्थिति की शुरुआत की जाए। भारत में जाकर एक औपचारिक रूप से तुम शुरुआत करो, व्यापार की शुरुआत हमको करना है। आज 1667 की बात है, फ्रांसिस केरोन भारत आता है, और भारत आने के बाद उसने 1668 ईस्वी में सूरत में पहला कारखाना खोलता है। ध्यान रखना, ये सूरत वही है जहां पे पहले से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से वहां मौजूद है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री भी सूरत में खुली थी। मैंने तुमको पढ़ाया था, याद रखो। 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार जहांगीर के बिना परमिशन से, जहांगीर ने परमिशन नहीं दिया था, उसके बाद भी एक सूरत में कंपनी का स्थापना इन्होंने कर दी थी। कंपनी का स्थापना कर दी थी। किसने की थी? तो अंग्रेजों ने की थी। लेकिन ध्यान रखना वही, क्योंकि फ्रांसिस पहले से तैयार थे कि तुम लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे, हम तुम्हारे से कम नहीं है। वो ब्रिटिश हो, डच हो, सबको हम मारेंगे, सबको पीटेंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में फ्रांसिस आए थे। इनको पता था कि अगर हम जा रहे हैं व्यापार करने, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कालीकट है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे गोवा है, तो गोवा में तो ऑलरेडी पुर्तगाली हैं। ऊपर जाओगे अगर यहाँ पे अगर मान लो बॉम्बे है, ऊपर जाओगे यहाँ पे मान लो कि सूरत है। अगर यहाँ पे सूरत है तो सूरत में ब्रिटिश कंपनी है, और तुम जाकर अपना गद्दी यहीं पर स्थापित कर रहे हो। मतलब एक छत के नीचे दो तलवार। अब दो तलवार एक छत के नीचे रहेंगे तो फंसना तो तय है, मार तो होगा ही। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, वही हाल था यहाँ पे। एक जंगल में दो शेर, एक तो ब्रिटिश और दूसरा कौन आ गया? फ्रांस। ये दोनों लोग आकर यहाँ पे अपने गद्दी बना लिए, तो मार होना तय था, कंफर्म था। आगे देखो 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम। अब मसूलीपट्टनम क्या था? मैंने तुमको बताया था डचों का गढ़ था। मसूलीपट्टनम क्या था? यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, अगर यहाँ पे है मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम में कौन थे पहले से? डच थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच थी, मसूलीपट्टनम में डच थी। अब देखो फ्रांसिस कितना रिस्क ले रहा है। फ्रांसिस एक तो ब्रिटिश के गढ़ में घुस गए, जहाँ पे ब्रिटेन था, अंग्रेजों के गढ़ में घुस गए, दूसरा और डचों के गढ़ में घुस गए। अब उनको पता था कि अब दूसरा कोई
इनका उत्तर भारत में प्रवेश नहीं कर रहा है। अभी उत्तर भारत में इनको जाना खतरा है, क्योंकि मुगल पावर है, दिल्ली में बैठी हुई है। इतना नहीं, जब जब अपना गद्दी ने स्थापित किया उस टाइम जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का काल था। अब बहुत महान शासक हुए इतिहास में मुगल काल में, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। इतना कमजोर शासक, बाद में औरंगजेब की 1707 ईस्वी में अंग्रेज की मृत्यु होती है, उसके बाद से मुगल एम्पायर कमजोर पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, अभी इन कंपनियों का हिम्मत नहीं था कि हम दिल्ली से लड़ाई करें, मुगल पावर से लड़ाई करें। अभी अपने में फंसे हुए थे। कहाँ फंसे हुए थे? समुद्र के आसपास। इधर इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, अरब सागर देखोगे, बंगाल की खाड़ी देखोगे, तो यहाँ पे फंसे हुए हैं। इनका व्यापार करने का मुख्य रीजन यही पे है। मैं तुमको मैप दिखाता हूँ। देखो ये कंपनी कहाँ थे? इस जो कंपनियाँ थी, इन कंपनियों का था कि हमको व्यापार करना है, लेकिन कहाँ करना है, कहाँ व्यापार करना है? इन कंपनी का था हमको व्यापार करना है। तो देखो पहले मैप देखो, मैप देखो। ये हो गया अपना प्यारा भारत। तो प्यारा भारत हो गया, तो जो ये वाला देखो, गोवा हो गया, बम्बे हो गया, आगे बढ़ो गुजरात हो गया, यहाँ पे है सूरत, यहाँ आओगे, पुडुचेरी। देखो तो जो कंपनी थी वह इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इसको कहते हैं अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। जो कंपनी थी वो अपना व्यापार पहले यहाँ फैलाई हुई थी, सारी कंपनियां, फ्रांस सब उत्तर भारत में प्रवेश करना नहीं चाहते। जिनको पता था जो दिल्ली है, दिल्ली में जो मुगल एम्पायर यहाँ पर बैठा हुआ है, इससे लड़ाई करना हमारी बस की बात नहीं है। तब समुद्र के रास्ते, समुद्र के आसपास में व्यापार अपना शुरुआत किए थे। हमको समुद्र पे ही अपना व्यापार शुरू करना है। अभी समुद्र से हम बाहर नहीं जा सकते। इन कंपनियों का ये था। तो कंपनी का स्थापना समझ गए। देखो तो कंपनी धीरे धीरे भारत में प्रवेश करेगी। अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी अभी कंपनियों का। तो देखो यहाँ पे, तो उसके बाद से 1600 सूरत में हो गया, मसूलीपट्टनम में चले गए। फिर 1690 ईस्वी में चंद्र यहाँ मुगल गवर्नर चंद्रनगर पर प्राप्त किया, और जो बंगाल में फ्रांसीसी शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बना। जब ये भारत में जो व्यापार करने की शुरुआत की, तो इन्होंने क्या किया, इस साइड में, अब सीधे बंगाल, ये भारत हो गया ना, तो दोनों ओर कवर कर रहे हैं। यहाँ पे चले गए तो बंगाल साइड कवर चल रहा है। इनका था कि बंगाल में जाकर हमको व्यापार करना है, बंगाल में। तो इनका बंगाल में व्यापार करने का मन था। तो बंगाल में कहाँ गए? चंद्रनगर। और 1690 में चंद्रनगर को प्राप्त किया, वहां पे व्यापार की शुरुआत की। तो इनका धीरे धीरे फ्रांसीसी कंपनी बढ़ रही थी। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी भूल गई कि हम जिससे पंगा ले रहे हैं। देखो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मैं तुमको पिछली क्लास में बताया था कि 50 साल का अनुभव था जल पे। उन्होंने जब 1558 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1558 में अपना नौसेना तैयार किया था। और 1558 से बाद 1600 ईस्वी में कंपनी का स्थापना करके भारत में आता है। लगभग 50 साल का जिसने समुद्र पर काम किया होगा, मैं समुद्र को कंट्रोल करूंगा। फ्रांसीसी समझ रहे थे उसको हम हरा देंगे। फ्रांसीसी समझ नहीं पाए कि उसको हराना बहुत मुश्किल है। यही फ्रांसीसी का पतन का कारण बनता है। आगे चल के मैं तुमको बताऊंगा, पहले समझ लो। पहले बात ये आती है कि जो कंपनी का पुनर्गठन होता है, आगे कंपनी का देखो, जो फ्रांसिस कंपनी थी वो जो शुरुआत में तो भारत में आ गई थी 1664 में, 1667 में भारत में पहुंच गई थी। 1664 में स्थापना होता है और 1667 में भारत में आ गई थी कंपनी। लेकिन ध्यान रखना, कंपनी के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कंपनी भारत में भी सत्ता स्थापित करने में इतना विफल क्यों हो रही थी? क्योंकि युद्ध में लगा हुआ था। फ्रांस था उस टाइम जब भारत में जो कंपनी का स्थापना हो गया, तब आ गए थे, लेकिन भारत में अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका युद्ध चल रहा था। 1672 से लेकर 1713 तक फ्रांस हॉलैंड के साथ लगातार युद्ध में उलझा रहा। इसके कारण से कंपनी की आवश्यक संसाधन और सहायता नहीं मिल पाई और व्यापारिक गतिविधियां बाधित हुई और कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई। भारत में कंपनी भेज दिया वहां के शासक ने, लुई 14वां ने, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी हॉलैंड से लड़ाई कर रहा था। अलग 1713 ईस्वी तक हॉलैंड से लड़ाई करा। फिर 1713 के बाद जब इस कंपनी, जब वहाँ पे फ्रांस के जब राजा देखें कि नहीं हमारी कंपनी की स्थिति बहुत खराब है, तो उन्होंने सोचा नहीं कंपनी को पुनर्गठन किया जाए। अब कंपनी का मजबूत नियंत्रण, अभी तक तो मैंने छोड़ दिया था, कोलबर्ट को दे दिया था कि जाओ तुम देखो, वैसे होने वाला नहीं है। और जो राजा था उसने क्या किया, कंपनी का पुनर्गठन किया। कंपनी का 1720 में कंपनी को कमजोर स्थिति को देखते हुए 1720 में इसका पुनर्गठन किया गया और प्रत्यक्ष नियंत्रण राजा ने अपने हाथ में कंट्रोल में लिया, प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लिया अपने हाथ में। और नीति में परिवर्तन, व्यापार के समय देखो हर चीज का एक सीमा होता है, हर चीज का एक सीमा होता है।
जो कंपनी आई थी भारत में, जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और व्यापार से ऊपर उठकर वो चाहती थी कि हमारा विस्तार हो, अब साम्राज्य विस्तार हो। अभी तक 1664 से लेकर लगभग 1720 तक ये कंपनी व्यापार करती रही। अब व्यापार क्यों करती रही? क्योंकि इनके पास कुछ विकल्प नहीं था, क्योंकि राजा था वो कहीं और युद्ध में बिजी था। उसको समझ नहीं आता भारत में हम साम्राज्यवाद का विस्तार कर सकते, उपनिवेश बना सकते हैं, भूभाग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अंग्रेज पहले से प्री प्लान होकर आए थे, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद से इसको कहा कि नहीं, हम केवल व्यापार नहीं करेंगे, हमको भी क्या करना है, विस्तार करना है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। अंग्रेजों को लगा कि हम साम्राज्य का अपना विस्तार करेंगे। इसको देखते हुए इन्होंने एक उस टाइम 1742 की बात है, एक मद्रास किसके कंट्रोल में था? अंग्रेजों के कंट्रोल में था। लेकिन पांडिचेरी का गवर्नर था, उसका नाम था देखो लिनो और ड्यूमा। इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम अपने नीति में परिवर्तन करते हैं, अब हमें साम्राज्यवादी नीति फैलाना है, अब भारत के भूभाग को कंट्रोल करना है अपने प्रशासन के लिए। और बीच में कांटा कौन बन रहा था? अंग्रेज। अब इसी को लेकर कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है। जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति बताऊंगा, तो फिर बताऊंगा कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। लेकिन ध्यान रखना, साम्राज्य भी था। अब लक्ष्य केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि भारत में राजनीतिक और सैन्य वर्चस्व का स्थापित करना था। अंग्रेजी इस नीति का अंग्रेजों ने सीधा टक्कर दिया, प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होती है। और 1742 में डुप्ले को फ्रांसीसी भारत के गवर्नर के रूप में, देखो अभी तक एक गवर्नर को जनरल नियुक्त नहीं हो रहा था। कंपनी आ रही थी, कंपनी के अलग अलग भूभाग थे, अलग भाग के अलग अलग गवर्नर थे। जैसे मैंने बताया तुमको पांडिचेरी, यहाँ का गवर्नर कौन था? लिनो और ड्यूमा के नेतृत्व कर रहा था। लेकिन कंपनी भारत के गवर्नर के रूप में पहली गवर्नर पूरे भारत के लिए, फ्रांसिस कंपनी का पहला गवर्नर कौन नियुक्त होता है? उसका नाम था फ्रांसिस गवर्नर, उसका नाम था डुप्ले को नियुक्त किया जाता है। और डुप्ले भारत में आता है। अब भारत में उसका जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति के लेकर आता है, नहीं हमको साम्राज्यवादी विस्तार करना है और क्या करना है, अब हमको अंग्रेजों से टक्कर देना है, क्योंकि हम मानेंगे नहीं। इसी को लेकर जो कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है। किस युद्ध की? कर्नाटक युद्ध। मैं तुमको बताऊंगा, क्लियर सब कुछ पढ़ाऊंगा, लिखो कर्नाटक युद्ध का था। लेकिन ध्यान रखना 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए, 3 कर्नाटक। देखो तुमको दिख नहीं रहा, मैं जहां तक दिख रहा हूँ कलर की वजह से तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है? तो तुम ध्यान से देखो, 3 कर्नाटक यहाँ पे लिखता हूँ, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। 3 कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए। अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, साम्राज्यवादी विस्तार की होड़ में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच 3 निर्णायक युद्ध लड़े गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोपीय ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध का भारतीय विस्तार था, और इसमें दोनों कंपनी पहली बार आमने सामने आई। पहला कर्नाटक युद्ध था। दूसरा, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों ने भारतीय नवाबों को समर्थन किया। तीसरा, 1760 का जो कर्नाटक युद्ध था, बहुत मैं तुमको विस्तार से पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं तुमको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं सारी बताऊंगा। कर्नाटक युद्ध के पीछे बैक परिस्थितियां क्या थी, एक तरफ कर्नाटक की ओर से कौन लड़ रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेजों की ओर से कौन लड़ रहा था, क्योंकि दोनों की लड़ाई की क्या कारण, सारी चीज बताऊंगा। अभी देखो 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसिस निर्णायक युद्ध रूप से पराजित हो गए, मतलब फ्रांसिस वांडीवास की लड़ाई में हार जाते हैं। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि भारत में अब हम अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाएंगे। तो 1760 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1760 का वांडीवास की लड़ाई, 1760 का वांडीवास की लड़ाई, 1760 का वांडीवास की लड़ाई बहुत 1760 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1760 के वांडीवास की लड़ाई में क्लियर हो गया कि नहीं, अब भारत पे फ्रांसिस कंपनी उस लायक नहीं है, क्योंकि फ्रांसिस कंपनी को पुरजोर रूप से हराया, क्योंकि जिसने 50 साल मेहनत करके आया हो उसके सामने लड़ना कितना मुश्किल है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 50 सालों का अनुभव था समुद्र पर कंट्रोल, यूरोप का सबसे बड़ा शक्ति थी समुद्र के, तो उसको हराना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पे फ्रांसीसी 1760 के वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी हार जाता है। ध्यान रखना, मैंने तुमको पढ़ाया था कि 1759 की लड़ाई में वेदारा के 1759 के वेदारा के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरफ 59 में डचों को पराजित किया, दूसरी तरफ एक साल बाद 1760 में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी को पराजित करता है। अब तो क्लियर हो गया, अब ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत होती है, क्योंकि ध्यान रखना 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद से 1857 की क्रांति तक विस्तारवादी नीति उन्होंने अपनाया। देखो, अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कहानी समझ में आ रहा हो, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। और मेरा मेन टारगेट है तुमको टीआरई
विशेषकर जो 73वीं बीपीएससी आने वाला है, अगले साल जो 73वीं बीपीएससी आएगा उस पर तुम ध्यान दो। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ 73वीं बीपीएससी 74वीं बीपीएससी, जब वो इतिहास है, ये क्लास कभी अपडेटेड क्लास नहीं है भाई, हमारा इतिहास है, तो हर बार तुमको काम आएगा। अब बीपीएससी के तुम अगर बीपीएससी की तैयारी करो, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक उठाकर देखो एक क्वेश्चन अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर इस टॉपिक से तुम अगर क्वेश्चन आता है, तुम 100% एक्यूरेसी के साथ पास होगे, इतना मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने मित्र समूह में बताओ कि इतिहास का एक बेहतर विकल्प तुम लोगों के सामने है। किसी कोचिंग में नहीं जाना है, अपने यूट्यूब चैनल पर तुमको पढ़ना है, किसी कोचिंग में नहीं जाना है। लाखों रुपया तुम क्यों दोगे कोचिंग में? मैं तुमको जिस प्रकार से इतिहास बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इससे बेहतर तुमको वहां कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं तुमको चैलेंज गारंटी दे रहा हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम क्लास करो, मैं पीपीटी दे रहा हूँ। कुंदन मिश्रा सर यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाकर पीपीटी डाउनलोड करो, वहां से पढ़ाई करो, ये वाला पढ़ाई करो। अगर जरूरत पड़े तो फिर एनसीईआरटी देखो, पीवाईक्यू देखो, हर चीज तुम्हारा क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास एक हम लोग क्लास एक फिल्म जैसा है, सीक्वेंस जैसा है, एक क्लास दूसरी क्लास से लिंक है। अगली क्लास में मैं तुमको बताऊंगा कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में विस्तार करती है। कर्नाटक युद्ध के बारे में बताऊंगा कैसे प्लासी की लड़ाई होता है, कैसे ब्रिटिश कंपनी जो भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, वो व्यापार के साथ साथ भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करती है। और भारत की राजनीति, भारत के राजा, भारत के मुगल एम्पायर के राजा, भारत के जो सूबेदार थे, वो कैसे इसके कंट्रोल में आते हैं, कंपनी का विस्तार कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तो धन्यवाद।